जय हिंद। चलिए, तो पिछले वीडियो में अपन ने दोषों के बारे में पढ़ा था, ऊष्मागतिकी दोष, उसके प्रकार अपन ने पढ़े थे, जिनमें दो दोष मोस्ट आईएमपी थे। एक था शाटकीय दोष और दूसरा था फ्रेंकल दोष। चलिए, उन्हीं से जुड़ी हुई एक छोटी सी परिभाषा है, नाम है एफ केंद्र, कि एफ केंद्र किसे कहा जाता है। एफ केंद्र ये कहाँ उत्पन्न होता है? ये ऐसे क्रिस्टल जालकों में उत्पन्न होता है जो धातुओं से मिलकर बने होते हैं। अपन ने ठोसों के प्रकार पढ़े थे, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस। बेटा आवाज नहीं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर तो अपन ने ठोसों के प्रकार पढ़े थे, आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस और धात्विक ठोस। तो ये धात्विक ठोस में उत्पन्न होता है। और हमें पता है धातुएं जो हैं वो उनमें पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन। उनमें क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो उसी से जुड़ी हुई परिभाषा है एफ केंद्र की परिभाषा। सुनिए, धातु आधिक्य दोष में बे रिक्त स्थान या रिक्तिकाएं, धातु आधिक्य दोष में बे रिक्तिकाएं जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरी जाती हैं उन्हें एफ केंद्र कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, धातु आधिक्य दोष में, धातु आधिक्य दोष में बे रिक्तिकाएं जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरी जाती हैं उन्हें एफ केंद्र कहा जाता है। ये क्रिस्टल जालक के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, या एफ केंद्र जो हैं, ये क्रिस्टल जालकों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। कैसे उत्तरदायी होते हैं ये अपन देखेंगे आगे, जब अपन आवर्त सारणी पढ़ेंगे वहाँ पर। ठीक है, युग्मित इलेक्ट्रॉन और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से इनका संबंध होता है, तो वहाँ पर देखेंगे कैसे रंग, धातुएं जो हैं वो रंग दर्शाती हैं, कौन कौन से रंग दर्शाती हैं और क्यों दर्शाती हैं, कैसे दर्शाती हैं, वहाँ पर देखेंगे। तो परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए, एफ केंद्र की पूछी जा चुकी है ये परिभाषा। एफ केंद्र क्या होता है सुनिए, तो धातु आधिक्य दोष में बे रिक्तिकाएं जो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा भरी जाती हैं उन्हें एफ केंद्र कहा जाता है। ये क्रिस्टल जालकों के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये परिभाषा थी एफ केंद्र की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा एफ केंद्र। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक टेबल बना रखी है मैंने। अपन ने ये पढ़े थे क्रिस्टल जालक के प्रकार, सरल घनीय, अंतः केंद्रीय बीसीसी, फलक केंद्रीय एफसीसी प्रकार की। उसमें परमाणुओं की त्रिज्याओं का मान कितना होता है, उसके अंदर जो परमाणु होते हैं उनकी त्रिज्याओं का मान कितना होता है। दूसरा, दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस तरीके की टेबल बनाना है। सबसे पहले क्रिस्टल जालक के प्रकार आ जाएंगे, इसके बाद परमाणुओं की त्रिज्या स्मॉल आर का मान हो जाएगा और दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी स्मॉल डी हो जाएगी। देखिए पहला प्रकार है हमारे पास सरल घनीय। सरल घनीय क्रिस्टल जालक, इंग्लिश में कहते हैं सिंपल क्यूबिक, शॉर्ट फॉर्म था इसका एससी। शॉर्ट फॉर्म क्या था? एससी। इसमें आर का मान, परमाणुओं की त्रिज्या आर का मान होता है स्मॉल ए बटे में 2, जहां पर स्मॉल ए जो है वो किनारे की लंबाई है, कोशिका के एकक सेल के किनारे की लंबाई है। तो परमाणु की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर सूत्र होता है ए बटे 2 और दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है स्मॉल ए, डी का मान होता है स्मॉल ए। तो एससी के लिए परमाणुओं की त्रिज्या आर का मान होता है ए बटे में 2 और तो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है स्मॉल ए। अब बात करते हैं आगे, अंतः केंद्रीय घनीय जालक या काय केंद्रीय घनीय जालक, जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं बीसीसी। उसके लिए परमाणुओं की त्रिज्या स्मॉल आर का मान होता है कड़ी 3 बटे में 2 इंटू ए, कड़ी 3 बटे में 2 इंटू ए, और दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी स्मॉल डी यही होती है जो आर का मान होता है। सेम वही √3/2 इंटू ए। सॉल्व करने पर 2 का भाग देंगे कड़ी 3 में, कड़ी 3 का मान 1.732 होता है, उसमें जब अपन 2 का भाग देंगे तो आता है 0.866, इसीलिए सॉल्व करने के बाद आया 0.866। तो या लिखें, ये लिखें या ये लिखें, बात एक ही है। ठीक है,
तो ये हो गया BCC के लिए। तो BCC के लिए परमाणु त्रिज्या r बराबर कड़ी 3/2 और यही दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है। d का मान कड़ी 3/2a सॉल्व करने पर आ जाता है 0.866a। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार की FCC प्रकार की, यानी फलक केंद्रीय घनीय क्रिस्टल जालक की FCC प्रकार की। इसमें परमाणुओं की त्रिज्या स्मॉल r का मान होता है a/2 और दो निकटतम परमाणुओं के बीच की दूरी होती है d बराबर a/2 कड़ी 2 का मान 1.414 सॉल्व करने पर एक में 1.141 का भाग 414 का भाग देंगे तो आता है 0.7071। तो सॉल्व करने पर ये आ गया। तो ये था, ये आपको टेबल इस तरीके से याद करनी पड़ेगी, एक एक नंबर में ये पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस टेबल से पहले एक परिभाषा, ये जो नीचे टेबल बनी हुई है इससे पहले एक परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो हेडिंग है हमारे पास त्रिज्या अनुपात। त्रिज्या अनुपात की परिभाषा सुन लीजिए क्या होती है। त्रिज्या अनुपात होता क्या है? ये जो है अनुपात, त्रिज्या अनुपात, ये आयनिक क्रिस्टल के लिए है। मतलब ऐसा क्रिस्टल जालक जो आयनों से मिलकर बना हुआ है, धन आयन और ऋण आयन से मिलकर बना हुआ है। तो त्रिज्या अनुपात बराबर सूत्र होता है धन आयन की त्रिज्या बटे में ऋण आयन की त्रिज्या। त्रिज्या अनुपात बराबर सूत्र होता है धन आयन की त्रिज्या बटे में ऋण आयन की त्रिज्या। तो यहीं से परिभाषा बनी, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। फिर से सुन लीजिए त्रिज्या अनुपात की परिभाषा, किसी आयनिक क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन की त्रिज्या और ऋण आयन की त्रिज्या का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। ये रहा सूत्र। बराबर और दर्शा सकते हैं इसको, धन आयन की त्रिज्या को r के ऊपर प्लस लगाते हैं बटे ऋण आयन की त्रिज्या को r के ऊपर माइनस द्वारा दर्शा सकते हैं। तो r+ बटे में r-, ये त्रिज्या अनुपात है। इसी की एक टेबल बना रखी है। ये जो नीचे वाली टेबल दिख रही है ये त्रिज्या अनुपात के लिए। तो देखिए त्रिज्या अनुपात या परास r+ बटे में r-, समन्वय संख्या क्या होगी उनकी संरचना किस तरीके की होगी, उनके उदाहरण क्या है, ये भी पूछ लिए जाते हैं। एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसके लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन था कि जिनकी समन्वय संख्या 4 होती है उनके लिए त्रिज्या अनुपात का मान कितना होगा। तो त्रिज्या अनुपात का मान था 0.225 से 0.141। या जिनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है उनकी त्रिज्या अनुपात कितनी होगी, या जिंक सल्फाइड की त्रिज्या अनुपात या इनकी त्रिज्या अनुपात का मान कितना होगा। तो ये आपको याद रखना है। टेबल देखिए, तो त्रिज्या अनुपात शुरुआत होगी 0 से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 1 की ओर। 0 और 1 के बीच में होता है त्रिज्या अनुपात का मान, चाहे वो धनायन की त्रिज्या हो चाहे वो ऋणायन की त्रिज्या हो, अनुपात निकाला जाता है तो 0 से 1 के बीच में होता है। तो देखिए सबसे पहले शुरुआत होती है 0 से 0.155, 0 से 0.155। इन ऐसे क्रिस्टल जालक जिनकी त्रिज्या अनुपात 0 से 0.115 होती है उनकी समन्वय संख्या 2 होती है और उनकी संरचना रेखीय होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन फ्लोराइड HF2 हाइड्रोजन फ्लोराइड है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ऐसे क्रिस्टल जालक या आयनिक क्रिस्टल जिनमें त्रिज्या अनुपात का मान या जिनकी त्रिज्या परास जो होती है वो 0 से 0.155 होती है, उनकी समन्वय संख्या का मान 2 होता है, उनकी संरचना रेखीय होती है। उदाहरण है हाइड्रोजन फ्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, अब यहीं से जहां छोड़ा हुआ वहीं से। अब ऐसे क्रिस्टल जालक जिनकी त्रिज्या अनुपात 0.155 से 0.155 से 0.225 होती है, उनके लिए समन्वय संख्या का मान 3 होता है, संरचना त्रिकोणीय होती है। उदाहरण के लिए बोरान ऑक्साइड, उदाहरण के लिए है बोरान ऑक्साइड है ये। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अब यहीं से 0.225 से लेकर 0.414 जिनकी त्रिज्या अनुपात का मान होता है, उनकी समन्वय संख्या 4 होती है, उनकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। उदाहरण के लिए जिंक सल्फाइड है, कॉपर क्लोराइड है, मर्क्यूरी सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, मर्क्यूरी सल्फाइड है ये हमारे पास। आगे बढ़ते हैं अब यहीं से 0.414 से लेकर 0.732 जिनकी त्रिज्या अनुपात का मान होता है, उनकी समन्वय संख्या 6 होती है, संरचना अष्टफलकीय होती है। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड आदि हैं। ठीक है, अब लास्ट में 0.732 से जिनकी त्रिज्या अनुपात का मान 1 होता है, उनकी समन्वय संख्या 8 होती है, संरचना घनीय होती है, घन के आकार की होती है। उदाहरण के लिए सीजियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, टाइटेनियम क्लोराइड आदि। तो ये था त्रिज्या अनुपात। ये आप टेबल बना के देखिए, बार बार इसको बना के देखिए और एग्जाम्पल याद कीजिए। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसको कोई दूसरा तरीका नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये याद करने वाली ही चीज़ें हैं। चलिए, तो ये हो गया त्रिज्या अनुपात। अब आगे बात करते हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेग समीकरण, देखिए, तो ब्रेग समीकरण वैज्ञानिक ब्रेग ने दिया था, इसीलिए उनके नाम पर है ब्रेग समीकरण। चलिए सुनिए क्या है। वैज्ञानिक ब्रेग ने किसी क्रिस्टल जालक की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक समीकरण प्रदान किया जिसे ब्रेग समीकरण कहा जाता है। ब्रेग समीकरण होता है n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। n लैम्डा बराबर होता है 2d साइन थीटा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, सूत्र है, याद होना चाहिए। तो वैज्ञानिक ब्रेग ने किसी क्रिस्टल जालक की संरचना का अध्ययन करने के लिए एक समीकरण प्रदान किया जिसे ब्रेग समीकरण कहा जाता है। समीकरण क्या है? n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जहां पर n जो है उस क्रिस्टल जालक के अंदर सतहों की संख्या है कि कितनी सतहें हैं उसके अंदर। लैम्डा जो है वो x किरणों की तरंग दैर्ध्य भाई किसी भी क्रिस्टल की संरचना का पता कैसे लगाते हैं? एक्सरे करके ना, उसका एक्स किरणें डालते हैं। जैसे अपन लोग अपना एक्सरे कराते हैं सीने का, तो अंदर की पूरी हड्डियां दिख जाती हैं। ऐसे ही क्रिस्टल जालक पर जब क्रिस्टल जालक का एक्सरे किया जाता है, मतलब उन पर एक्स किरणें डाली जाती हैं, तो उनके अंदर संरचना पता चल जाती है। तो लैम्डा जो है वो एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य है। डी जो है वो सतहों के बीच की दूरी है। थीटा जो है ये आपतन कोण है कि कितने कोण के साथ एक्स किरणें डाली गई हैं क्रिस्टल जालक के अंदर, भेजी गई हैं, आपतन कोण। तो ब्रेग समीकरण का सूत्र होता है n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जहां n जो है सतहों की संख्या है, लैम्डा एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य है, d सतहों के बीच की दूरी है, थीटा जो है आपतन कोण है। तो ये हो गया हमारा ब्रेग समीकरण। अब इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। इकाई कोशिका, यूनिट सेल या एकक सेल का घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे? घनत्व ज्ञात करने का सूत्र। इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र है D बराबर Z इंटू एम, बीच में m इंटू हटा देते हैं, Z इंटू एम अपॉन में N0 इंटू AQ। D यहाँ पर घनत्व है इकाई कोशिका को, D से दर्शाते हैं या रो से भी दर्शा सकते हैं, D से या रो से। तो इकाई कोशिका का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र D बराबर होता है Z इंटू एम अपॉन में N0 इंटू में AQ, जहाँ पर D तो इकाई कोशिका का घनत्व है। D क्या है? इकाई कोशिका का घनत्व। Z जो है ये परमाणुओं की संख्या है, उसके अंदर कितने परमाणुओं से मिलकर इकाई कोशिका बनी है, परमाणुओं की संख्या है। M जो है कैपिटल M, ये मोलर द्रव्यमान है परमाणुओं का। N0 जो है आवोगाद्रो संख्या है,
आवोगाद्रो संख्या 11th क्लास में पढ़ी होगी, आवोगाद्रो संख्या। इसके बाद ए जो है ये इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई है, इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई, इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई है। ठीक है, तो किसी इकाई कोशिका का घनत्व इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। D बराबर सूत्र होता है Z इंटू एम अपॉन में एन नॉट इंटू ए क्यू। D इकाई कोशिका का घनत्व है, Z यहाँ पर परमाणुओं की संख्या, m जो है मोलर द्रव्यमान, एन नॉट अवोगाद्रो संख्या, A जो है इकाई कोशिका के किनारे की लंबाई है। कई बार पूछा जा चुका है ये भी 1 नंबर में। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे अर्धचालकों के बारे में। अर्धचालक फिजिक्स का टॉपिक है, वैसे ही यूनिट 9 में पढ़ना है अपने को अर्धचालक युक्तियां, वहां पर देखेंगे ये। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे अर्धचालक होते क्या हैं। चालक और चालक पता है और कुचालक पता है। चालक ऐसे पदार्थ जिनमें सरलता से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कुचालक ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अर्धचालक ये चालक और कुचालक के बीच के पदार्थ होते हैं। चालक और कुचालक के मध्य के पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। मतलब विद्युत धारा तो प्रवाहित होगी लेकिन बहुत कम कम, धीरे धीरे। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक। चलिए सुन लीजिए इनके बारे में, एन प्रकार के अर्धचालक। एन प्रकार के अर्धचालक मैंने बोला है फिजिक्स में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। प्रकृति में 2 बिल्कुल शुद्ध अर्धचालक हैं, एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। एक है सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। ये बिल्कुल शुद्ध पाए जाते हैं, बाकी बनाए गए हैं, बाकी बनाए गए हैं। ठीक है, ये बिल्कुल शुद्ध होते हैं अर्धचालक हमारे पास। एन प्रकार के अर्धचालक क्या है? जब शुद्ध अर्धचालक, मतलब या तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, कोई सा भी एक ले लें, जब शुद्ध अर्धचालक में एक ऐसे तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है, एक ऐसे तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है जिनके संयोजी कक्ष में, बाद में पढ़ेंगे क्या होता है संयोजी कक्ष, अभी देख लो, बस सुन लो, जिनके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो उसे कहा जाता है एन प्रकार के अर्धचालक। जब शुद्ध अर्धचालक में एक ऐसे तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है जिसके संयोजी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। यानी एन प्रकार का अर्धचालक जो है वो 5 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होता है। 5 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त हुआ है एन प्रकार का अर्धचालक। दूसरा, अब पी प्रकार का अर्धचालक की बात कर लें। पी प्रकार के अर्धचालक जो हैं ये ऐसे अर्धचालक हैं जो त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होंगे। त्रिसंयोजी तत्व का मतलब है जिसके संयोजी कक्ष में, आखिरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। बाद में देखेंगे, ये फिजिक्स में देखेंगे। ठीक है, कुछ केमिस्ट्री इसी का पोर्शन में बताऊंगा आराम से अच्छी तरीके से आपको, वहां पर अपन इसको आगे डिस्क्राइब कर लेंगे क्या होते हैं। तो जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल में त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिला दी जाती है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक को पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो एन प्रकार के अर्धचालक 5 संयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं और पी प्रकार के अर्धचालक त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 अर्धचालक है। अब इन्हीं से एक जुड़ी हुई एक परिभाषा है डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। शुद्ध अर्धचालक में यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनमें ये दोनों शुद्ध हैं, बिल्कुल प्रकृति में शुद्ध रूप से पाए गए हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है। ठीक है, अब अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के उपाय पूछ लेते हैं कि अर्धचालकों की चालकता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के उपाय 2 तरीके से बढ़ा सकती है। पहला, ताप बढ़ाकर, ताप बढ़ा दिया जाए, आगे देखेंगे जब ये पढ़ेंगे फिजिक्स में, ताप बढ़ाकर। दूसरा, अशुद्धियां अपमिश्रित करके, अशुद्धियां अपमिश्रित करके, या इसी को कहा जाता है डोपिंग द्वारा।
डोपिंग द्वारा, मतलब अशुद्धियां मिलाकर, ठीक है, अशुद्धियां आप मिश्रित करके, या इसी को क्या कहा जाता है, डोपिंग के द्वारा। तो अर्धचालकों की चालकता दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। पहला, ताप बढ़ा दें अगर, तब भी बढ़ जाएगी चालकता, तेज गति से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। दूसरा है अशुद्धियां आप मिश्रित करके, या इसी को कहा जाता है डोपिंग की क्रिया द्वारा, ठीक है। तो ये थे अर्धचालकों की चालकता को बढ़ाने के उपाय। अब देखते हैं अतिचालक। अतिचालक क्या होते हैं, ये भी फिजिक्स का टॉपिक है। केमरलिंग ओन्स ने बताया था इसके बारे में सन 1913 में। अतिचालक फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। वे पदार्थ जिनका परम शून्य ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, उन्हें अतिचालक कहा जाता है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया खत्म, अपना फर्स्ट चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया। इसको आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए और लिख लीजिए इसको अच्छी तरीके से। जो जो पढ़ाया है ये आपसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़िए, ध्यान दीजिए इस पर। चलिए खत्म करते हैं इसको यहीं पर।